जलाओ, पथराव, नारेबाजी और पुरतशद्दुद मुजाहरे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले एहतजाजात ने ये बात तो कंफर्म कर दी है कि पीटीआई सपोर्टर्स के लिए जो रेड लाइन थी वो क्रॉस हो गई। लेकिन बात यहाँ तक आखिर पहुंची कैसे? पाकिस्तान में किसी सियासतदान की गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस शिद्दत के रिएक्शंस अवामी सतह पर सामने आए वो पीटीआई ही नहीं बल्कि कुल पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कई अहम सवाल पैदा करते हैं। मैं हूं समरा फातिमा और आज प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा पीछे नजर डालते हैं कि बात इमरान खान की गिरफ्तारी तक आखिर पहुंची कैसे। शुरुआत हुई अप्रैल 2022 से, जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कोalition ऑपोजिशन की तरफ से लाए गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद उन्हें घर जाना पड़ा और इसके साथ ही नई हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमात शुरू कर दिए। अगस्त 2022 में पहले तोशाखाना केस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस में इल्ज़ामात साबित होने पर इमरान खान को कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दिया। फिर अप्रैल 2023 में एक और मुकदमा दायर किया गया कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह उनकी इद्दत के दौरान किया था। ये मामला अभी ज़ेर समाअत है। इमरान खान को मई 2023 में जिस केस में गिरफ्तार किया गया वो अल कादिर ट्रस्ट केस है। ये केस इमरान खान की हुकूमत और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के दरमियान मुबैना तौर पर एक खुफिया मुआहदे से मुताल्लिक़ है। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने ब्रिटेन की क्राइम एजेंसी की तरफ से मिलने वाली मलिक रियाज की 190 मिलियन पाउंड रकम एक मुआहदे के तहत उनके खिलाफ एक दूसरे केस में एडजस्ट की, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने मलिक रियाज पर जुर्माना आयद किया था। इसके अलावा मलिक रियाज ने 450 कनाल से ज़्यादा ज़मीन भी अल कादिर ट्रस्ट को दी, जिसके ट्रस्टी भी इमरान खान और बुशरा बीबी हैं। एक राय यह भी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जारी कोशिशों में क्रंच मोमेंट तब आया जब इमरान खान ने नाम लेकर एक आर्मी जनरल पर अपने ऊपर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम लगाया। आईएसपीआर ने सख्त बयान जारी किया और अगले ही रोज़ गिरफ्तारी हो गई। एक्सपर्ट्स को लगता है कि इमरान खान हरीफों की हलक की हड्डी बन गए हैं जो न उगली जाती है और न निगली जाती है, और पीटीआई को लगता है कि मुखालफिन समझ चुके हैं कि इमरान खान की मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं। उनको पता है कि इमरान खान की सियासी मुकाबला कर ही नहीं सकते, इसलिए तो ये आज किया गया है। और कानूनी तौर पे भी 13 महीने वो कोशिश करते रहे, 13 महीने के अंदर कोई जवाब नहीं मिला, कानूनी जवाब नहीं मिला इमरान खान को गिरफ्तार करने का। तो आखिरकार उनको गैर कानूनी गिरफ्तारी करनी पड़ी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनको हाई कोर्ट के अंदर से उठा लिया गया। हमसे ज्यादा उनको क्लियर है, वो जानते हैं कि इमरान खान का मुकाबला इलेक्शन के अंदर हो ही नहीं सकता। ये कयास आराइयाँ होना भी कोई अजीब बात नहीं है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी क्या मुल्क की सियासी इक्वेशंस बदल देगी। लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढते वक्त ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारी कोई ये पहली बार नहीं हुई है। लेकिन इन गिरफ्तारियों और मुबैना तौर पर सिलेक्टिव एहतजाब की मिसालें बताती हैं कि इन पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज़ की मकबूलियत और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ में गिरफ्तारियों से इजाफा ही हुआ है। कुछ साल पहले नवाज शरीफ भी एहतसाब के नाम पर इसी तरह अदालत के धक्के खा रहे थे। वो पहले जेल गए और उसके बाद 2018 का इलेक्शन वोट को इज्जत दो के नाम पर लड़ा। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो वो भी ऐसे ही कार्रवाइयों का सामना करती रहीं, पहले जेल गई और फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ अदालतों के चक्कर लगाती रहीं। लेकिन इससे उनकी मकबूलियत और पॉलिटिकल स्टैचर दोनों में इजाफा हुआ। उनके शौहर आसिफ अली जरदारी तो पाकिस्तान में सबसे तवील अरसे तक जेल में रहने वाले सियासी लीडर हैं। अक्सर सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ एहतसाब उस वक्त शुरू होता है जब मुल्क की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी किसी कल्ट फिगर की तरह बढ़ी है, एक ऐसा शख्स जो इस्टेब्लिशमेंट से टकराने को तैयार है, लेकिन साथ ही ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि वो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से पावर में आए हैं। तो इस सूरत हाल में इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात को कैसे समझा जाए और इन ताल्लुकात के क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से यही जाहिर हो रहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मज़ाहमती सियासत है वो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और इसका ये भी मतलब है कि उनकी जो नाराज़गी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब इक़्तिदार में आने के लिए तहरीक इंसाफ ने बहुत कोशिश भी की कि आर्मी चीफ के साथ उनकी कुछ मुलाकात हो जाए, कुछ सुलह सफाई हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनको भी पता है कि इक़्तिदार में आने के लिए यू हैव टू बी ऑन द गुड साइड ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। और ऐसे ही जाहिर हो रहा है कि वक्ती तौर पर कोई भी सियासी जमात ज़ाहिर है बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, वक्ती तौर पर इक़्तिदार से दूर ज़रूर हो गई है।
ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ عمران خان اپنی اینٹی کرپشن امیج کے دم پر اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے میں کامیاب رہے ہیں. تو کیا کرپشن کے چارجز اور گرفتاری عمران خان کی پبلک امیج کو کوئی نقصان پہنچا سکیں گے؟ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان اچھا ہے کہ نواز شریف اچھا ہے، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان اچھا ہی ہے. ویسے میں تو نہیں ان کی طرف ہوں، عمران خان کی طرف میں تو نون لیگ کی طرف ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بن پائیں گے. یہ جتنے بھی ہیں نا آپ کے سے بہت رول لیں گے. پہلے تو ان نے گھسیٹا تھا، اب یہ رلائے گا. نہیں، ان کے کوئی چانس نہیں ہے. وزیر اعظم نہیں بنے گا. ایک تو یہ فوج کے خلاف ہے، سب سے پہلے ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. کہ وہ ویسے ایک ایماندار شخص ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس نے کرپشن تو نہیں کی، لیکن یہ تینوں پارٹیاں مل کے جو ہیں نا اس کے اگینسٹ آ گئی ہیں. ہم سب سے اکتائے ہوئے ہیں، چاہے نون لیگ ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، چاہے پی ٹی آئی والے ہیں. کوئی عوام کا نہیں سوچ رہا. اب تو ظاہر ہو گیا سب کا کہ کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ عوام کے لیے کوئی بھی نہیں لڑ رہا. پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف قانونی کارروائیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والے پروٹیسٹ میں اسٹیبلشمنٹ پر اس طرح کی چڑھائی کی گئی ہو. ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے تصادم کے نتیجے میں لیڈرز کو حکومتیں کھونا پڑی ہیں اور طویل عرصہ ایگزائل میں بھی گزارنا پڑا ہے. پاکستان کے اداروں اور پولیٹیکل لیڈرز کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا اس سائیکل کو اب بریک کرنا ہے یا یہ سائیکل ایک بار پھر ریپیٹ ہوگی. کیا تاریخ خود کو دہرائے گی؟ لیکن فیصلہ کرتے وقت یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ملک معاشی بحران کے ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس سچویشن کو مزید خراب کر رہی ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، یہاں دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی پروگرام کا لنک شیئر کیجیے اور ہمارے پروگرام کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجیے.